एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। बहुत सारे आंदोलन, मूवमेंट्स, विद्रोह जो आदिवासी, किसान और कुछ धार्मिक संस्थाओं के लोगों ने, इधर कुछ देसी रजवाड़ों ने जो ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करा था, उसी के बारे में अभी हम लोग इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब ये जो अपराइजिंग्स था उसको मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, दैट मीन्स वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है सिविल रिबेलियंस, दूसरा है पेजेंट मूवमेंट्स और तीसरा है ट्राइबल अपराइजिंग्स। जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं कि पहला कैटेगरी जो है सिविल रिबेलियंस, उसको फर्दर 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट, दैट मीन्स ये सभी विद्रोह जो है वो धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ ऑर्गेनाइज करा। इसमें कौन कौन से मूवमेंट्स आते हैं? इसमें आता है सन्यासी रिबेलियन, फकीर अपराइजिंग, पागलपंथी, वहाबी, मोपला, फराइजी और कूका। ठीक है, दूसरे कैटेगरी में आते हैं फ्यूडल रिवोल्ट्स बाय डिपोज्ड जमींदार्स एंड रूलर्स। मतलब ये सभी विद्रोह जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए उन सभी देसी राजाओं और जमींदार्स के द्वारा, जिसे कि ब्रिटिश हुकूमत से परेशानी थी या ब्रिटिश के पॉलिसीज ने उनके लाइफ में किसी तरह का इंटरफेरेंस करा था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं पॉलीगर विद्रोह, वेलोर म्यूटिनी, वेलुथम्पी, पाइका रिबेलियन, रामोसी अपराइजिंग, किटूर विद्रोह, सावंतवादी विद्रोह, गडकरी विद्रोह। अब देखो इसमें इतने सारे ईयर्स हैं, इन सभी साल को याद रखना मुश्किल है, लेकिन अभी इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स जानने वाले हैं, तो उससे आप रिलेट करके अपने दिमाग में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट उसका ईयर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पेजेंट मूवमेंट्स, छोटे मोटे किसानों ने, ठीक है, जो आंदोलन चलाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वो कौन कौन से थे? इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है, फिर पबना अनरेस्ट, फिर डेक्कन रायट्स, किसान सभा मूवमेंट, एका मूवमेंट, बकाशत मूवमेंट, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, वही लास्ट कैटेगरी है ट्राइबल अपराइजिंग्स का, दैट मीन्स कुछ विद्रोह आदिवासियों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऑर्गेनाइज करा। उनके लिस्ट है चुआर अपराइजिंग, कुकी विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी अपराइजिंग, कोल विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर होता है कि कौन सा विद्रोह किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे चुआर है, ठीक है, खासी है, खोंड है, कोल है, ये सब पता चलता है नाम से ना कि ना कहीं ये ट्राइबल ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। वहीं सन्यासी है तो कहीं ना कहीं ये रिलीजियस ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, किसान सभा है तो पेजेंट मूवमेंट से जुड़ा हुआ होगा, क्लियर है। सावंतवाद विद्रोह है तो सावंतवाद ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा अपना बिहार का, एक वीडियो आएगा या पार्ट में आएगा, ये देख लेंगे हम। ठीक है, वो बिहार स्पेशल होगा और बिहार स्पेशल को कवर करते वक्त ही एंशिएंट और मिडिवल उसी में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, जितना जरूरत होगा उतना कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये जो मैप दिया हुआ है इंडिया का, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क किया हुआ है सिविल रेबेलियंस और फ्यूडल रिवोल्ट को। ठीक है, इससे आपको लोकेशंस याद रखने में सहूलियत मिलेगा। ठीक है, इसको जूम करके अपना देख लेना।
पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स। इसमें सबसे पहला जो सन्यासी विद्रोह है वो 1770 से 1820 के पीरियड में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में सन्यासी विद्रोह का ऑर्गेनाइज करा गया। ठीक है, नाम से ही क्लियर है सन्यासी कौन होंगे? वो जो कि दूसरों के द्वारा दिए गए दान पर अपना गुजर करते होंगे। ठीक है, अपना लाइवलीहुड चलाते होंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो था। उत्तरी बंगाल में ये जो सन्यासी थे वो घूम घूम कर जमींदार से दान लेते थे और अपना घर बार चलाते थे। ठीक है, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद चीजें बदल गई जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल का रेवेन्यू राइट्स खुद के हाथों में ले लिया। ऐसा करने के बाद अब ये अंग्रेज जो है वो जमींदार्स को फोर्स करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा हमें जमीनी कर दो। जिससे क्या हुआ कि जमींदार्स के पास अब खुद के लिए कम इनकम था, तो वो इन सन्यासी को कहां से दान देते थे, दान दक्षिणा देते। और तो और इन सन्यासियों पर अंग्रेजों का भी नियंत्रण लगाया गया, क्योंकि यह अंग्रेज को लग रहा था कि ये जो सन्यासी है वो गुटबाजी करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्लान कर रहे हैं। इन्हें अंग्रेजों द्वारा आवारा धार्मिक संगठन के रूप में देखा जाता था, जिसे कि नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। अब ये सन्यासी विद्रोह इतना ज्यादा सीरियस हो गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उसे अपना मिलिट्री भेजना पड़ा इन रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए। 1772 में तो सन्यासी के ग्रुप्स ने कैप्टन थॉमस को मार गिराया। नेक्स्ट है फकीर अपराइजिंग। अब फकीर्स कौन थे? ये मुस्लिम धार्मिक भिक्षु थे जो कि सन्यासीस की तरह ही दूसरों के दिए गए दान दक्षिणा पर खुद की गुजर बसर करते थे। ठीक है, हालांकि ब्रिटिशर्स ने इन पर भी लगाम लगाया हुआ था, जिसके विरोध में ये सभी फकीर्स जो है मजनू शाह के नेतृत्व के अंतर्गत ब्रिटिशर्स के विरोध आंदोलन शुरू किया। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फकीर अपराइजिंग्स को सपोर्ट करने में दो महिला लीडर्स का भी बहुत बड़ा योगदान था, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। क्लियर? भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने फकीर अपराइजिंग्स को होल हार्टेडली सपोर्ट करा। ये फकीर्स का काम क्या था कि ये ब्रिटिशर्स के जो कैश थे, आर्म्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे, इनके हथियार्स थे, ये सबको ये लोग लूट लेते थे। ठीक है, और उसके बाद उनका जबरदस्त तरीके से विरोध करते थे। नेक्स्ट, पागलपंथीज 1813 से 1833 के बीच में ये विद्रोह ऑर्गेनाइज हुआ। इसके संस्थापक थे करम शाह, जिन्होंने एक सेमी रिलीजियस सेक्ट, दैट इज अर्ध धार्मिक सेक्ट की स्थापना की। ठीक है, जिसको पागलपंथी इसका नाम दिया गया। इनके बेटे टीपू शाह, याद रखना ये टीपू शाह अलग है और वो जो मैसूर के टीपू सुल्तान थे वो अलग थे। इन सभी ने किसानों को सपोर्ट करते हुए, पेजेंट्स को सपोर्ट करते हुए जमींदार्स के अगेंस्ट और उनके सहायक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन विद्रोहों को शुरू करा। इस सेक्ट के बेसिकली फॉलोअर्स थे हिंदूज, मुस्लिम्स, गारो और हाजुंग ट्राइब्स के लोग। अब ये जो विद्रोह था उसको ब्रिटिशर्स ने सप्रेस तो कर दिया, लेकिन बहुत सारे लीडर्स का ट्रायल जो है अंबाला, पटना, राजमहल, इन जगहों पर चला। तो कहीं ना कहीं पटना में भी पागलपंथीज विद्रोह का झलक देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट था नरकेरबेरिया अपराइजिंग।
ठीक है। नरकल बेरिया अपराइजिंग 1831 में जमींदार के अगेंस्ट शुरू किया गया। किसके द्वारा? सैयद मीर निसार अली उर्फ टीटू मीर के द्वारा। नरकल बेरिया अपराइजिंग को पहला आर्म्ड पेजेंट अपराइजिंग समझा जाता है, क्योंकि टीटू मीर जो थे वो एक तरह से पेजेंट के लीडर्स थे, ठीक है, किसान के नेता थे। तो उन्होंने हिंदू जमींदार और उनके सहयोगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक अच्छा खासा विद्रोह उठाया था। इनफैक्ट उन्होंने तो नरकल बेरिया नाम की जगह पर बांस का एक किला बना दिया और घोषणा कर दी कि हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए हैं। उन्होंने उन हिंदुओं लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट भी लड़ाई शुरू करा जिन्होंने बियर्ड टैक्स, दैट मीन्स फरेजीज जो थे उनके दाढ़ी रखने पर उन पर टैक्स लगाया जाता था, तो इसके खिलाफ भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है वहाबी मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि ये जो मूवमेंट था वो मुख्य रूप से पटना बिहार में ही केंद्रित था। इसको शुरुआत किया था किसने? सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने। याद रखो ये सैयद अहमद अलग हैं और अलीगढ़ मूवमेंट के जो सैयद अहमद खान थे वो अलग थे। ये बेसिकली जो मूवमेंट था वो इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए था और सैयद अहमद जो थे वो काफी प्रेरित थे दिल्ली के संत शाह वालीउल्लाह से और सऊदी अरेबिया के संत अब्दुल वाहब से। दरअसल इन लोगों के हिसाब से अंग्रेजों के आने के बाद मुस्लिम्स के कल्चर काफी प्रभावित हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम्स के रीति रिवाजों में कहीं ना कहीं एक पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों का झलक देखने को मिल रहा था, जिसके कारण यह आंदोलन चलाया गया कि इस्लाम धर्म को एक प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, ताकि इस्लाम जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रह सके, इसमें किसी तरह का कोई विदेशी मिलावट ना हो सके, ठीक है। इनका बेसिकली मकसद था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। क्लियर? दारुल हर्ब मतलब द लैंड ऑफ काफिर्स, ठीक है, जो अभी हम लोग के देश में ये सभी काफिर्स का हुकूमत छाया हुआ है, तो इससे हमें इस्लाम की धरती में खुद को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव था। अब सैयद अहमद ने अपने आप को इमाम के रूप में घोषित किया था और इन्हीं के नाम से बहुत सारे राज्यों में धार्मिक कार्यक्रम शुरू किए जाते थे। पंजाब में तो जिहाद की घोषणा कर दी गई थी सिख के अगेंस्ट। सिख रूलर के हारे जाने के बाद और पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मिला लिया 1849 में, तब ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो वहाबी के मेन टारगेट्स हो गए। मजनू शाह के गुजरने के बाद उनके बेटे चिराग अली शाह ने इस आंदोलन का कमान संभाला, ठीक है। आगे देखते हैं। मोपला विद्रोह, जो कि 1835 से 1921 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया, इसी को मालाबारी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थे, कौन थे ये मोपलास? तो मुस्लिम लीज होल्डर्स, जिसको लोकल भाषा में कनमदार्स, और दूसरे कल्टीवेटर्स, जिसको आम भाषा में वेरुम पटमदार्स के नाम से जाना जाता था। तो ये साउथ मालाबार, जो कि बेसिकली केरला आता है, केरला वाला पोर्शन आता है, तो इन्हीं को मोपलास कहा जाता था, ठीक है। कौन हुए मोपलास? कनमदार्स प्लस वेरुम पटमदार्स, या इसी को कहो तो मुस्लिम लीज होल्डर्स प्लस कल्टीवेटर्स। कहाँ के? साउथ मालाबार, दैट इज केरला रीजन के, ठीक है। ये जो मोपलास थे वो मुख्य रूप से इस्लाम से कन्वर्ट, मतलब इस्लाम धर्म में परिवर्तित लोग थे, जो कि बिलोंग करते थे बेसिकली लोअर कास्ट हिंदूज से,
जैसे टिया ग्रुप्स हो गए। फिर कुछ जो मोपलास थे वो अरेबियन मुस्लिम्स के डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। तो बेसिकली ये मोपलाज या इसी को मैपिलाज के नाम से भी जानते हैं। तो मोपलाज या मैपिलाज ये मुस्लिम मलयाली थे, ठीक है, जो कि मालाबार में रहते थे। और ये इन सभी का ओरिजिन कहीं ना कहीं अरेबियन व्यापारियों से जुड़ा हुआ था, जो कि किसी समय में अरब देश से यहाँ मालाबार कोस्ट पे आए होंगे और उन्होंने यहाँ के लोअर कास्ट हिंदू वुमेन जो थी, ठीक है, जो निम्न जाति की महिला थी, जो लोकल नैयर और टिया जाति की महिलाओं से इन्होंने शादी कर लिया होगा और वही बाद में कन्वर्ट हो गए होंगे मुस्लिम मलयाली में, ठीक है। तो यही हो गए मोपलाज। तो ये मोपलाज जो थे वो प्रोफेशन से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से किसान होते थे। किसान के अलावा मछुआरे होते थे, छोटे मोटे व्यापारी होते थे और भूमिहीन लेबरर्स होते थे, ठीक है। अब ये मोपलाज जो थे वो अपने जो हिंदू जमींदार मालिक थे उनके और उनके सहयोगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करने लगे, क्योंकि ये जो अत्याचारी जमींदार सब थे वो कभी भी इन मोपलाज पेजेंट्स को अपने जमीन से निकाल देते थे और ये जमीन ही उनका खेती बाड़ी करना, यही उनका मुख्य रूप से पेशा था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में मोपला एग्रेरियन ग्रीवेंसेस इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया, करीब 22 बार जो है आमना सामना हुआ इन मुस्लिम्स पेजेंट्स मोपलास का और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इधर हिंदू जमींदार्स, पुलिस, इन सभी के बीच। नेक्स्ट देखते हैं फरेजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट ये बीपीएससी के पीवाईक्यू है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके फाउंडर थे हाजी शरतुल्लाह ऑफ फरीदपुर, ठीक है। ये मूवमेंट पूर्वी बंगाल में शुरुआत किया गया। ये मूवमेंट बेसिकली समाज में बदलाव लाने के लिए था। समाज में जो बहुत सारा करप्ट प्रैक्टिसेस चल रहे थे, अंधविश्वास चल रहा था, खासकर मुस्लिम्स के बीच में जो भी इस तरह के अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां मौजूद थी, उसको हटाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और तो और वही जो छोटे मोटे किसान थे उन पर जो अत्याचार कर रहे थे जमींदार्स, उनके अगेंस्ट भी इसमें आवाज उठाया गया, ठीक है। तो जब हाजी शरीयतुल्लाह गुजर गए तो उनके बेटे दादू मियाँ ने इस विद्रोह को कैरी आउट करा। ज्यादातर फरेजी जो थे वहाबी आंदोलन में भी वो लोग शामिल हुए। नेक्स्ट देखते हैं कूका विद्रोह। कूका विद्रोह जो था 1854 से 72 के बीच में पंजाब में हुआ। इसके मुख्य रूप से फाउंडर थे भगत जवाहर मल उर्फ सियान साहेब। इसमें बेसिकली उद्देश्य क्या था, तो समाज के कुरीतियों को प्यूरिफाई करना, ठीक है। जैसे कि मीट खाने पर प्रतिबंध लगाना, शराब और ड्रग्स का सेवन नहीं करना, महिलाएं घर से बाहर निकल सकें। तो इन सभी चीज़ों को यह आंदोलन फेवर करता था। तो मुख्य रूप से ये जो कूका विद्रोह था वो शुरुआत तो हुआ एक तरह से धार्मिक आंदोलन के रूप में, लेकिन बाद में ये जो है पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। और जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया तो इसी विद्रोह ने सिख दल के स्वायत्तता यानी सिखों के स्वतंत्रता के लिए भी काम करा। कूका विद्रोह के एक और लीडर थे अपार्ट फ्रॉम भगत जवाहर मल, वो थे राम सिंह। इनको 1872 में ब्रिटिश सरकार ने रंगून भेज दिया, एक तरह से एग्जाइल में, ठीक है, देश निकाला कर दिया। दूसरे कैटेगरी पे दैट इज फ्यूडल रिवोल्ट्स, ठीक है। जो सामंतवाद ग्रुप्स थे उन्होंने किस तरह के विद्रोह किए,
तो इसमें से पहला है पॉलीगार विद्रोह। ठीक है, पॉलीगार्स कौन थे? तो साउथ इंडिया में ये बहुत ही पावरफुल लैंडलॉर्ड्स माने जाते थे। ठीक है, एक तरह से जमीन के मालिक हुआ करते थे ये साउथ इंडिया में। पॉलीगार्स बहुत ही फेमस और पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स थे। इनका स्टेटस अगर हम देखें तो उत्तरी और पश्चिमी भारत में जो राजपूत्स का स्टेटस है, ऐसा स्टेटस पॉलीगार्स का साउथ इंडिया में है। ठीक है, इनके पास एक्सक्लूसिव राइट था, यानी विशेषाधिकार था कि वो जो है किसानों से टैक्सेस कलेक्ट कर सके। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने पॉलीगार्स को कंट्रोल करने लगे तो क्या हो गया कि इनसे ये हक छीन लिया गया कि अब वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके विद्रोह में जो है पॉलीगार्स अपराइजिंग शुरू कर दिया, जिसमें से पहला अपराइजिंग जो है 1799 के सितंबर में शुरू हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो ये जो नेतृत्वकर्ता थे, लीडर थे, वो थे वीर पांड्या कट्टा बोमन। ठीक है, जो कि तिरुवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। हालांकि इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और कट्टा बोमन को पब्लिकली फांसी पर लटका दिया गया। उनके एक क्लोज साथी जो थे सुब्रमण्या पिल्लई, उनको भी पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि फिर एक बार ये पॉलीगार्स विद्रोह के मूड में आए और सेकेंड पॉलीगार वॉर 1800 के करीब हुआ। इस समय बहुत सारे ग्रुप्स ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया, जिसमें शामिल थे मारुथु पांडिगार, गोपाल नायक ऑफ डिंडीगुल, केरला वर्मा ऑफ डिंडीगुल, कृष्णप्पा नायक, ढूंढाजी ऑफ मैसूर। इन सभी ने क्या करा? ब्रिटिशर्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट महागठबंधन बनाया और लड़ाई करा। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी महागठबंधन को हरा दिया और पूरी तरह से तमिलनाडु को अपने कंट्रोल में कर लिया, और वहां पर पॉलीगार सिस्टम खत्म करके ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट, वेलोर म्यूटनी। 1806 में जो वेलोर म्यूटनी हुआ, ये थोड़ा स्पेशल था। क्यों? क्योंकि ये किसी सामंतवादी ग्रुप ने नहीं, ना ही किसी किसान ने, ना ही किसी आदिवासी ने, ना ही किसी धार्मिक ग्रुप ने ऑर्गेनाइज करा था, बल्कि इसे आर्मी के ही सिपाही ने स्टार्ट करा था। क्योंकि वो परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स के नए नए पॉलिसीज, उनके स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स, नए नए रीति रिवाजों के पॉलिसीज से दिन पर दिन आए दिन कुछ न कुछ प्रतिबंध किया जा रहा था। जैसे कि जो कमांडर इन चीफ थे सर जॉन क्रैडॉक, उन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर एक नया यूरोपियन टर्बन यानी नया यूरोपियन पगड़ी इंट्रोड्यूस कर दिया और पुराने पगड़ी को बैन कर दिया। इसके अलावा कान में कुछ नहीं पहन सकते हैं, कोई भी लॉकेट, कोई भी कड़ा, किसी तरह का कास्ट मार्क्स पहनने पर बैन लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ऐसे में ये सारे सिपाही जो कि अलग अलग धर्म जाति से बिलोंग करते थे, वो लोग गुस्सा में आ गए। ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आंदोलन छेड़ दिया। इन विद्रोहियों ने टीपू सुल्तान का जो बाघ के स्ट्राइप्स वाला झंडा था, उसको भी अपने विद्रोह के प्रतीक के रूप में फहराया और टीपू के जो पहले बेटे थे फतेह हैदर, उसको अपना नया शासक के रूप में घोषणा कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को कर्नल जिलेप्सी ने बहुत ही क्रूरतापूर्वक दबा दिया। नेक्स्ट, वेलुथम्पी कौन थे? ट्रैवनकोर के दीवान थे। अब इस दीवान ने क्यों ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करा? तो ऐसा इसलिए करा क्योंकि सरकार ने उनको दीवान के ऑफिस से हटाने की कोशिश करी, और तो और सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के अंतर्गत उन पर
भारी जुर्माना ठोक दिया गया। नेक्स्ट, पाइका विद्रोह 1817 में। कौन थे पाइका? उड़ीसा के गजपति शासक के अंतर्गत पारंपरिक रूप से काम करने वाले ये कुछ वर्कर्स थे पाइका, जिन्हें इन शासकों द्वारा कुछ जमीन फ्री में किराया पर मिला था। हालांकि ये जो दुष्ट अंग्रेज थे, ये सभी इन पाइका वर्कर से ये सभी लैंड जबरदस्ती इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें भूमिहीन छोड़ दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये खुर्दा के मिलिट्री चीफ थे। इन्होंने पाइकास के आर्मी को ऑर्गेनाइज करा और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विरोध शुरू करा। यह विद्रोह काफी तगड़ा साबित हुआ ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि ये जो पाइकास थे वो गुरिल्ला वॉर में काफी एक्सपर्ट थे। कुछ और छोटे मोटे अपराइजिंग्स देखते हैं, जैसे कि नाइकडाज। अब नाइकडाज अपराइजिंग जो हुआ वो रूप सिंह और जोड़िया भगत के नेतृत्व में हुआ गुजरात में। फिर था कच्चा नागाज। कच्चा नागाज जो था वो असम में ऑर्गेनाइज हुआ शंभुधन के नेतृत्व में। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन, ये तो छोटा नागपुर और झारखंड के अराउंड हुआ। नेक्स्ट, चेंचू, ये जो था वो आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला पहाड़ियों के अराउंड ऑर्गेनाइज किया गया हनुमंथु नेता के नेतृत्वकर्ता में। ठीक है। नेक्स्ट है रामोसी अपराइजिंग। 1822 से 26 के बीच में यह विद्रोह हुआ रामोसीज के द्वारा। रामोसीज बेसिकली पश्चिमी घाट में रहने वाले पहाड़ी आदिवासी थे। मराठास के अंदर तो एक समय में ये आर्मी और पुलिस के लोअर रैंक्स पर कार्यरत थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनसे बहुत ही हेवी अमाउंट में और बहुत ही अत्याचारी रूप से कर वसूला जाता था, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह किया। इनके नेतृत्वकर्ता थे चित्तूर सिंह, महाराष्ट्र सतारा के अराउंड इन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद पुणे में जब बहुत ज्यादा सुखाड़ की कंडीशन उत्पन्न हुई तो उस समय भी इन रामोसीज ने उमाजी के नेतृत्व में फिर से विद्रोह करा पुणे में। तो ये डिस्टर्बेंसेस जो थे वो 1825-26 और फिर 1829 में उभर कर सामने आया, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट और रामोसीज के बीच में संधि जैसी स्थिति बन गई। नेक्स्ट था कित्तूर रिबेलियन। अब ये जो कित्तूर विद्रोह था ये बेसिकली कित्तूर नाम का जगह जो कर्नाटका में है वहां पर हुआ था। रानी चिन्नम्मा जो कित्तूर की महारानी थी, उन्होंने ब्रिटिश के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसीज से रानी चिन्नम्मा के गोद लिए हुए बेटे को कित्तूर का सिंहासन का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। इसीलिए रानी चिन्नम्मा ने अपने सहयोगी रायप्पा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह 1824 से लेकर 32 के बीच में आयोजित किया। नेक्स्ट, सामंतवादी विद्रोह। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे एक मराठा सरदार फोंड सावंत, जिन्होंने कुछ सरदार्स और देसाईस के साथ मिलकर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इस विद्रोह का शुरुआत करा। अन्ना साहिब के साथ मिलकर कुछ किलों को भी इन्होंने फतह किया, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने दमन चक्र चलाकर इस विद्रोह को शांत कर दिया और इस क्षेत्र में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। नेक्स्ट था गडकरी रिवोल्ट 1844 में। मराठा सरदार के संरक्षण में ये गडकरीज एक तरह से वंशानुगत मिलिट्री क्लास थे, जिनके नेता थे दाजी कृष्ण पंडित।
इन्होंने क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इनको इनके सेवाओं से बेदखल कर दिया था और इनके वंशानुगत अधिकार छीन लिए गए थे। ये जो विद्रोह था मुख्य रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र के कोल्हापुर रीजन में केंद्रित था। अब हम देखते हैं अपने तीसरे कैटेगरीज, दैट इज पेजेंट मूवमेंट्स। सॉरी, तीसरे नहीं, ये सेकंड कैटेगरी था, पेजेंट मूवमेंट्स। ठीक है, छोटे मोटे किसानों के द्वारा जो विद्रोह की शुरुआत की गई थी। पेजेंट मूवमेंट्स में सबसे पहला नाम आता है इंडिगो विद्रोह का, जो कि 1856 से 60 के बीच में हुआ। इंडिगो किसको कहते हैं? नील को। ठीक है, वही 4 बूंद उजाला। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह का क्या है? नेचुरल ब्लू डाई। ठीक है, जो कि कपड़ों को कलर करने में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? आजकल तो हम लोग सिंथेटिक डाइज यूज करते हैं, है कि नहीं? लेकिन उस जमाने में नील की खेती होती थी और वहां से उस प्लांट से जो डाई निकलता था, ठीक है, उससे कपड़ों को कलर किया जाता था। ठीक है, तो इसी से संबंधित यह विद्रोह था, जो कि कहाँ हुआ? बंगाल में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था कि यूरोपियन के मार्केट्स में भारत से नील ले जाया जाता था और वहां पर इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ यूरोप में यूज किया जाता था कपड़ों को कलर करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली नील जो था, इंडिगो जो था, वो फर्स्ट क्रॉप था टू बी ग्रोन ऑन ब्रिटिश प्लांटेशंस। चूंकि ब्रिटिशर्स को अपने फैक्ट्रीज के लिए लगातार नील के रेगुलर सप्लाई की जरूरत थी, इसीलिए वो भारत में किसानों पर दबाव बनाते कि वो जबरदस्ती नील की खेती करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो नील जो है अपने ब्रिटिश मार्केट में यूज कर सके अपने फैक्ट्रीज में। अब इंडिगो की जो खेती होती थी, ठीक है, उसके लिए 2 तरह के सिस्टम्स अपनाए जाते थे। पहला था निज सिस्टम और दूसरा था रैयती सिस्टम। निज सिस्टम के अंतर्गत जो प्लांटर्स थे, मेनली यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, वो उन लैंड पर खेती करते थे इंडिगो की, जिसे कि वो डायरेक्टली नियंत्रित कर सके। तो ये जो जमीन होते थे, या तो इन यूरोपियन प्लांटर्स के खुद के होते थे या उन्होंने लीज पर लिया होता था। और ये प्लांटर्स जो थे वो छोटे मोटे किसानों को हायर करके रखते थे। ठीक है, ताकि ये किसान जो है वो उनके लिए नील की खेती कर सकें, नील उगा सकें। ठीक है, दूसरे सिस्टम में रैयत प्रणाली में क्या था? इस सिस्टम के अंतर्गत जो प्लांटर्स थे वो इन छोटे मोटे किसानों, जिनको रैयत्स के नाम से जाना जाता था, इनको बाध्य करते थे, फोर्स करते थे कि वो एक एग्रीमेंट, यानी एक, ठीक है, एक संधि साइन करें, जिसके तहत उन्हें नील की खेती के लिए कुछ पेशकश दिए जाएंगे। दैट मीन्स कुछ लोन्स या एडवांसेस, जिसको डेडॉन के नाम से जाना जाता था, वो दिए जाएंगे। और उन्हें जो है ये शर्त रखा जाता था उनके साथ कि वो अपने जमीन के कम से कम 25% यानी 1/4 भाग में नील की खेती करेंगे ही करेंगे। और अगर ये रैयत्स जिद करते कि हम जो है अपना लोन या पेशकश जो है वो नील की खेती उगाकर नहीं, बल्कि किसी दूसरे अनाज को उगाकर और उसे मार्केट में बेचकर अदा करना चाहते हैं, तो ये यूरोपियन प्लांटर्स उन पर अत्याचार करते और उन्हें जबरदस्ती डराते, धमकाते, मारते, पीटते और कहते कि उनको अपना कर्ज केवल और केवल नील की खेती करके ही चुकाना होगा, वो भी उन दामों में जिनमें यूरोपियन प्लांटर्स उनको बोलेंगे। तो हुई ना ये जबरदस्ती कि ये छोटे मोटे किसान जो है अपने पेट भरने के लिए धान, गेहूं, सरसों, ये सब, मक्का, ये सब ना उगाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस विद्रोह को
नील विद्रोह या ब्लू रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के मुख्य लीडर्स थे दिगंबर विश्वास, विष्णुचरण विश्वास ऑफ नाडिया डिस्ट्रिक्ट, कादेर मोल्ला ऑफ पबना एंड रफीक मोंडल ऑफ मालडा। हरीश चंद्र मुखर्जी, जो कि हिंदू पेट्रियट न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उन्होंने इंडिगो विद्रोह में हो रहे शोषण को उजागर किया और इन किसानों की दयनीय अवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जगह जगह मास मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करा। वहीं दीनबंधु मित्र ने 1859 में नील दर्पण नाटक लिखा, जिसमें उन्होंने नील की खेती कर रहे किसानों पर हो रहे शोषण और अत्याचार को दर्शाया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पबना अनरेस्ट, जिसको पबना विद्रोह या पबना अशांति के नाम से जाना जाता है। पबना जो है ये जगह बंगाल में जूट की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध था। पबना के भी जमींदार यहाँ के किसानों को अधिक कर चुकाने के लिए मजबूर करते और अपने कर वसूली के दौरान उन पर बहुत अत्याचार करते। यह पबना विद्रोह मुख्य रूप से यूसुफ शाही परगना, जो कि उस समय बंगाल और आज के डेट में बांग्लादेश में है, वहां पर केंद्रित था। 1859 में सरकार के एक एक्ट ने टीनेंट फार्मर्स यानी किराएदार किसानों को भूमि अधिकार दे दिया था, लेकिन जमींदार इतने आसानी से मानने वाले में से नहीं थे। तो जमींदार ने किसानों को उनकी भूमि लौटाने से मना कर दिया, जिससे खफा ये सभी किसान जो है अपने अपने जमींदारों के विरुद्ध पबना विद्रोह आरंभ कर दिया। अब इस पबना विद्रोह का दो इम्पोर्टेंट फीचर्स था, कैरेक्टरिस्टिक्स था। पहला ये कि ये नॉन कम्युनल इन नेचर था, मतलब इसमें किसी तरह का कोई जातिवाद इन्वॉल्व नहीं था। हर तरह के जाति के इसमें पेजेंट्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि सभी किसान जो है एकजुट होकर अपने अपने अत्याचारी जमींदारों और उनके सहयोगी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर्स था कि कंप्लीट यूनिटी था, मतलब एकता था इन सभी पेजेंट्स के बीच में। हालांकि इनका कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई भी नेता इसके लीडर नहीं थे, लेकिन फिर भी ये काफी संगठित और यूनाइटेड स्ट्रगल था। अब पबना विद्रोह का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये हुआ कि सरकार के द्वारा बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास कर दिया गया, जिस एक्ट के तहत जमींदार के अधिकार और किराए पर जमीन लेने वाले किराएदार किसानों के अधिकार को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया था। मतलब क्लियर कट उसमें बता दिया गया था कि किसके क्या अधिकार हैं। और तो और पेजेंट्स को जो उनके भूमि आधिपत्य का अधिकार था वो भी लौटा दिया गया। अब आ जाओ डेक्कन राइट्स पे। कब हुआ ये? 1874 से 75 के बीच में हुआ। क्या कि जो डेक्कन वाला एरिया था, ठीक है, पुणे और अहमदनगर का, उसमें रैयतवाड़ी सिस्टम जो था उसने किसानों को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित किया था। यहाँ पर पेजेंट्स जो थे, जो किसान थे, वो गवर्नमेंट द्वारा वसूल की जाने वाली मनमाना टैक्सेस से परेशान थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो कर्ज उन्होंने साहूकारों से लिया होता था उनको इंटरेस्ट पे करने में उनका पसीना छूट जाता था। जहां गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्सेस कम करनी चाहिए, वहीं सरकार ने टैक्सेस को 50% तक बढ़ा दिया 1867 में, जबकि उस समय अकाल और आर्थिक संकट का
समय पूरे देश में चल रहा था। और तो और उस समय बारिश भी नहीं हो रही थी, तो फसल भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ कि इधर किसान जो है एक तरह से चक्रव्यूह में फंस गया था। एक तरफ इधर सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा था और दूसरी तरफ इधर साहूकार जो है वो अपना कर्जों पर इंटरेस्ट बढ़ा बढ़ाकर उन्हें शोषित कर रहा था। अब ये जो मनी लेंडर्स थे, साहूकार थे, वो मुख्य रूप से गुजराती और मारवाड़ी थे। तो अब इन किसानों को इन साहूकारों से भी नफरत हो गई और ये भी एक शोषणकर्ता के रूप में देखे जाने लगे। बहुत किसानों ने तो इन साहूकार के जमीनों को जोतने से भी इनकार कर दिया। बहुत सारे जो रिकॉर्ड डिटेल्स थे जो कि ये साहूकार अपने घरों में छुपा के रखे हुए थे, उन्हें पेजेंट्स द्वारा जला दिया गया। एक तरह का दंगा छिड़ गया, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश हुकूमत को मिलिट्री ट्रूप्स बुलवाने पड़े और इस विद्रोह को दबाने के लिए दमन चक्र चला। जून 1875 के बाद एक डेक्कन कमीशन का गठन हुआ इस विद्रोह का जांच पड़ताल करने के लिए, जिसने अपना रिपोर्ट 1878 में सौंपा और कुछ बदलाव किए एग्रीकल्चर सिस्टम में, जिससे कि इन किसानों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। और इसी को कहा गया एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट, विच वाज पास्ड इन 1879। इस एक्ट के तहत अब फ्यूचर में कोई भी किसान को अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना कर्ज नहीं चुका पाया। खेतों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए मिनिमम पगार तय होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ए का मूवमेंट 1921 में। इस मूवमेंट को यूनिटी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता था। ये बेसिकली यूनाइटेड प्रोविंसेस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया था, जैसे कि हरदोई, बहराइच, सीतापुर। ये जो मूवमेंट था वो ठेकेदार्स या कॉन्ट्रैक्टर्स के विरोध में शुरू किया गया था, जो कि इन छोटे मोटे किसानों को जबरदस्ती बहुत ज्यादा हाई रेंट पे करने के लिए मजबूर करते थे। ए का मूवमेंट जो है उसमें जनरली या मोस्टली लोअर कास्ट ही इन्वॉल्व थे, मुख्य रूप से पासी कम्युनिटी। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो भी मदारी पासी, खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले थे। एका मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो पेजेंट्स को उन्होंने बोला था कि वो केवल कस्टमरी रेंट पे करें और फोर्स्ड लेबर का काम करना छोड़ दें, पंचायत के जो भी निर्णय होते हैं उसको फॉलो करें। नेक्स्ट था बकाशत मूवमेंट। बकाशत आंदोलन 1938 से 1947 के बीच में हुआ था। ये बेसिकली बिहार किसान सभा के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें बकासत जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन बड़े बड़े जमीन के मालिकों द्वारा छोटे छोटे पेजेंट्स के बीच बांटा जाए, इसको लेकर डिमांड किया गया था। इसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट दिया था। अब क्या था ये तेभागा मूवमेंट? 1946 से 47 के बीच में यह आंदोलन आयोजित किया गया। इसमें बंगाल के जो पेजेंट्स थे, जिसको ट्रेडिशनली बरगारदार्स के नाम से जाना जाता था, इन्हें अपने लैंडलॉर्ड्स, जिनको जोतेदार्स के नाम से जाना जाता था, उनको अपने प्रोड्यूस का जितना फसल वो लोग उगाते थे उसका 50% यानी आधा आधी फसल उनको देना होता था। इस आंदोलन में यह डिमांड किया गया कि पेजेंट्स जो हैं वो तेभागा यानी केवल 1/3 1/3 भाग ही अपने फसल का अपने लैंडलॉर्ड्स को देंगे। इस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा फ्लड कमीशन अपॉइंट करा गया, जिसको बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस कमीशन ने रेकमेंड करा कि
ये जो पेजेंट्स हैं उनका जो डिमांड है कि शेयर ऑफ द क्रॉप्स जो है 1/3 किया जाए, उसको इस कमीशन ने सपोर्ट किया कि जमीन के मालिकों को किसान से 1/3 फसल का लेना चाहिए। इस तेभागा आंदोलन में मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों ने ही पार्टिसिपेट करा। खासकर जो लो कास्ट के राजवंशीज थे, बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में लोकेटेड थे, इन लोगों ने जबरदस्त रूप से इसमें भाग लिया। मुस्लिम लीग ने भी बरगरदारी एक्ट पास किया, जिसमें कि बरगरदार यानी जो पेजेंट्स थे वो 2/3 फसल, टोटल फसल का 2/3 भाग अपने पास रखेंगे और केवल 1/3 जो है वो लैंडलॉर्ड्स को देंगे। फिर बाद में इस आंदोलन ने एक कम्युनल रूप ले लिया, जातिवाद का रूप ले लिया, क्योंकि हिंदू सभा ने जो है ऐसा डिमांड कर दिया था कि उन्हें एक अलग बंगाल चाहिए हिंदूज के लिए। तो इससे क्या हुआ, दंगे भड़क उठे कलकत्ता और उसके आसपास के एरियाज में। तो तेभागा मूवमेंट जो था वो पहला पॉलिटिसाइज्ड पेजेंट मूवमेंट था ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना मूवमेंट। क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था वो फिर से आंध्र प्रदेश के जो तेलंगाना क्षेत्र है जहाँ पे हैदराबाद का निजाम रूल किया करता था, वहाँ पे फिर से सीपीआई एक्टिव हो गया। ये पार्टी जो था वो बेसिकली किसानों की पार्टी थी। ठीक है, मतलब किसानों को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी। तो इसने जो है पेजेंट्स को एक साथ संगठित किया, उसे गुरिल्ला वॉर में ट्रेनिंग दिया। इधर जो रूलिंग क्लास थे तेलंगाना के, खासकर जो देशमुख्स, रेड्डीज, जागीरदार्स, डोरास, ये सभी पेजेंट्स को अपने स्वार्थ के लिए उनको शोषण करते। ये जो रूलिंग अपर क्लास थे, हाई फाई क्लास थे, ये लोग जो जबरदस्ती इन पेजेंट्स को गुलाम बना के रखते। एक तरह से उनसे फोर्स्ड लेबर का काम करवाया जाता। इसको वेथी या वेटी के नाम से वहाँ पे कॉमन भाषा में जाना जाता था, जिन्हें की जबरदस्ती जो है जबरन रूप से अपने फील्ड्स में तरह तरह के काम करवाए जाते थे, और या तो बेगारी यानी बिना किसी पेमेंट के, या फिर मीगर यानी बहुत लिटिल नेग्लिजिबल पेमेंट पे इनसे खूब काम लिया जाता था। अब इमीडिएट कारण क्या था तेलंगाना आंदोलन का, तो वो था एक मर्डर। किसका, तो नालगोंडा विलेजर। ठीक है, एक आम आदमी था नालगोंडा विलेज का रहने वाला ये आदमी, जिसको कि देशमुख जो अपर रूलिंग क्लास था, देशमुख्स, उसके द्वारा इसकी हत्या 1946 में कर दी गई। जब ये न्यूज़ फैला तो सभी पेजेंट्स एक साथ मिल गए और उन्होंने देशमुख्स के अगेंस्ट जो है आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, तो इस आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा कि ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर था, वेथी का जो सिस्टम था, उसको एबॉलिशन हो गया, मतलब उसको समाप्ति हो गया। दूसरा, जो भी अवैध रूप से कब्जा किए हुए जमीन थे वो सब सेटल कर दिया गया। फिर तीसरा, फिक्स्ड लैंड सीलिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स। जमीन को जो है जिसका जो एक्चुअल वास्तविक मालिक था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, राइज इन एग्रीकल्चर वेजेस, लेबर्स को जो है जो मीगर पेमेंट मिलता था तो उससे बढ़ाकर जो है उनके पगार में बढ़ोतरी कर दी गई। और ये जो आंदोलन हुआ था वो 1947 यानी आज़ादी के बाद हुआ था। तो आज़ादी के बाद जो है इस तरह का आंदोलन फिर ना हो, तो उसके लिए जमींदारी सिस्टम भी जो है उसको धीरे धीरे एबॉलिश कर दिया गया और बहुत सारे कानून बनाए गए जिसके तहत जो है पेजेंट्स को एक सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, ट्राइबल अपराइजिंग्स। ये देखो, ये जो है आदिवासी विद्रोह का लोकेशन मैप में, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें देखना है, बस एक आध इम्पॉर्टेंट है उसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, बाकी को जो है ऊपर से अच्छे से एक ओवरव्यू देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली ये जो अंग्रेज थे वो इन आदिवासी
पर बहुत ज़्यादा लगाम लगा दिए थे, जैसे कि फॉरेस्ट से कोई भी प्रोड्यूस वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद झूम कल्टीवेशन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उन पर लाइसेंस सिस्टम लगा दिया गया था। फिर उनके धार्मिक रीति रिवाजों में ये अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे, बहुत ज़्यादा रोक टोक करते थे, उनसे जो है ज़बरदस्ती कर वसूला जाता था। ठीक है, जिनके विरोध में ये सभी आंदोलन जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए। अब ये जो आदिवासी थे वो एक टर्म यूज करते थे इन बाहरी लोगों के लिए, जिसको कहते हैं दीकू। ठीक है, अब इस दीकू में ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है कि द टर्म दीकू इंक्लूड्स, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो टर्म दीकू के अंतर्गत लोकल जमींदार आते थे, मनी लेंडर्स जो साहूकार होते हैं, रेवेन्यू कलेक्टर्स, ठीक है, कर वसूलने वाला, मर्चेंट्स आ गए, व्यापारी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स आ गए। तो ये सभी जो है वो आदिवासी के नज़र में बाहरी थे। ठीक है, और इन सभी के खिलाफ जो है आदिवासियों ने विद्रोह आंदोलन चलाया। आदिवासियों के लाइफ में हस्तक्षेप करने के लिए एक्ट निकाला, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878, जिसके तहत 3 कंडीशंस रखे गए। पहला, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, जिसमें कि किसी तरह का कोई परमिशन नहीं था, आदिवासी उसमें नहीं जा सकते थे। दूसरा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, आदिवासी इसमें जा सकते थे, इसके रिसोर्स को यूज कर सकते थे लेकिन परमिशन लेकर। तीसरा, विलेज फॉरेस्ट्स, जिसमें कि आदिवासी पूरी तरह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज कर सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं थी। अब ये सभी पॉलिसीज जो आए, इससे क्या हुआ कि आदिवासियों और इन फॉरेस्ट्स के बीच, जिनको वो अपना घर मानते थे, एक बाउंड्री लाइन खिंच गई और अब ये फॉरेस्ट लैंड्स सरकार के नियंत्रण के अंदर आ गई और अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट किया जाने लगा। ठीक है, जो कि आदिवासियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब यहाँ पर एक नाम आता है, एक ऑफिसर थे डाइट्रिच ब्रांडेस, ये एक जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनको कि इंडिया का इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करा गया था 1866 ईस्वी में। इन्होंने फॉरेस्ट के साइंटिफिक मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया और इनके प्रयासों से ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को स्टैब्लिश करा गया। अब पहला था चुआर अपराइजिंग, ट्राइबल आंदोलन का पहला अपराइजिंग था चुआर अपराइजिंग, जो कि 2 बार हुआ, 1766 से 72 के बीच और दूसरा 1795 से 1816 के बीच। ये बंगाल के बंकुरा या मिदनापुर जिला में इसका मुख्य केंद्र था और इसके लीडर थे दुर्जन सिंह। और इस आंदोलन के होने का कारण था हैवी टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूली करना, सुखाड़, आर्थिक संकट और ब्रिटिश के अत्याचार। इस विद्रोह को रिवोल्ट ऑफ जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो वर्ड था चुआर वो काफ़ी आपत्तिजनक और अपमानजनक माना गया है। नेक्स्ट, कुकी अपराइजिंग। कुकीज कौन थे? ये पहाड़ी आदिवासी थे जो कि लुसाई हिल्स पे रहते थे, बिटवीन मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि आज के डेट में मिजोरम है। ठीक है, इस अपराइजिंग के पीछे कारण क्या था? तो ब्रिटिश के इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिससे कि ये आदिवासी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और खुद को शोषित महसूस करते थे। ब्रिटिशर्स ने इनका जो ट्रेडिशनल पारंपरिक प्रैक्टिस था झूम कल्टीवेशन का, उस पर भी बैन लगा दिया था। इस मूवमेंट की लीडर थी रानी गौंडल्य, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को नागा डोमिनेटेड क्षेत्रों से भगा दिया था और बाद में इनको ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया। नेक्स्ट, अहोम रिवोल्ट 1828 में हुआ। दरअसल ब्रिटिशर ने प्रॉमिस किया था कि वो असम क्षेत्र छोड़ देंगे पहला एंग्ल बर्मीज युद्ध के बाद, लेकिन वो अपने वादा से मुकर गए और जब ये पहला एंग्लो बर्मीज वॉर खत्म हुआ तब उन्होंने असम के कुछ क्षेत्र, खासकर जहां अहोम्स रहते थे, उन क्षेत्रों को भी अपने टेरिटरी में शामिल करने का ठान लिया। इस निर्णय से ये जो अहोम्स थे वो काफ़ी क्रोधित हो गए, गुस्सा गए और उन्होंने जंग छेड़ दी गोमधर कोनवर के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, जिससे बाद में जो है ब्रिटिशर्स को
हार मानना पड़ा और उन्होंने असम को छोड़ दिया। और अहोम डिनेस्टी का जो लास्ट किंग थे महाराजा पुरंदर सिंह, वो वापस से असम के राजा बन गए। नेक्स्ट, खासी अपराइजिंग। अब खासी जो थे ये भी पहाड़ी आदिवासी थे जो कि मुख्य रूप से जयंतिया और गारो हिल्स के बीच में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में रहा करते थे। ये लोग क्यों विद्रोह किए? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक प्रपोजल लाया कि वो जो है ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट जो कि असम में था उसको कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनवाना चाहते थे। और ये रोड का जो रास्ता था वो इन खासी आदिवासियों के क्षेत्र से होकर गुजरता था। अब इस निर्णय से खासी आदिवासियों को ऐसा डर लगा कि कहीं बाहरी दिकूस का जो कंट्रोल है वो उनके क्षेत्र में डोमिनेट न कर जाए। तो इसी फलस्वरूप जो है वो एक ओपन विद्रोह छेड़ दिए। और इनका नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह जो कि मेघालय के नोंगखलाओ गांव के सरदार थे, मुखिया थे। और ये विद्रोह जो है वो 4 साल तक चला, 1829 से लेकर 1833 तक, जिसमें बाद में तीरथ सिंह ने सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट है कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग में कारण क्या था? इसमें बेसिकली कारण था लैंड का ट्रांसफर। लैंड का ट्रांसफर जो है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो फ्रॉम कोल हेडमैन दैट इज मुंडास टू द मुस्लिम्स एंड सिख्स। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली जो जमीन का ट्रांसफर था, ठीक है, वो कोल से मुस्लिम्स और सिख को किया जा रहा था। ठीक है, वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इन सभी क्षेत्रों में। तो इसीलिए कोल जो है जो कि वास्तविक मालिक थे इन जमीन के, वो गुस्सा गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दी। ठीक है, किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत। कोल जो थे वो वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे। ठीक है, और ये जो मुस्लिम और सिख थे वो रिसेंट सेटलर्स मतलब कि दिकूज थे, बाहर से आके बस गए थे और उनसे जो है जमीन हथिया रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट खोंड अपराइजिंग। अब ये जो खोंड अपराइजिंग थे, खोंड कौन थे? तो ये तमिलनाडु और बंगाल के क्षेत्रों में रहने वाले, ठीक है, एक तरह के ये भी आदिवासी ही थे जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। खासकर जो उड़ीसा के खोंड्स थे वो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए। और इनका कारण था आक्रामक होने का, वो था इनका मारिया प्रैक्टिस, जो कि एक पारंपरिक ये लोग एक प्रैक्टिस फॉलो करते थे, मारिया प्रैक्टिस, जिसके अंतर्गत वो अपने समुदाय के लोगों का बलि दिया करते थे। ठीक है, देवी को खुश करने के लिए, या पता नहीं क्या वास्तविक मैटर था, लेकिन वो लोग उन लोग के रीति रिवाज में ये प्रचलन था बलि देने का। ठीक है, बलि प्रथा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बलि प्रथा को एक अंधविश्वास समझ के उनपे रोक लगा दिया। तो उसी के विरोध में ये खोंड्स नाराज हो गए। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स कौन होते हैं? ब्रिटिशर्स जो है वो बाहरी हैं, ये कौन होते हैं? हमारे पारंपरिक रीति रिवाजों में दखल अंदाजी करने वाले और इस पे रोक लगाने वाले। तो सभी खोंड्स मिलके जो अपने लीडर थे, लोकल लीडर चक्र विसोई, उनके नेतृत्व में जो है इन्होंने जबरदस्त रूप से विद्रोह कर दिया और ब्रिटिशर्स को कुल्हाड़ी से, तीर कमान से, ठीक है, तलवारों से, इन सब से अटैक करके उनको अच्छा खासा उन्हें घायल कर दिया। ठीक है, मुख्य रूप से केंद्रित है। ठीक है, 1855 से 56 के बीच में यह रिवोल्ट हुआ। ठीक है, रिबेलियन हुआ, विद्रोह हुआ। ये बेसिकली अपना जो गुजर बसर थे वो कैसे करते थे, लाइवलीहुड कैसे अर्न करते थे, तो हंट करके, मतलब शिकार करके, उसके बाद जंगलों को काट कर, फिर जमीन को जोत कर, ठीक है, इन सब से अपना गुजर बसर किया करते थे। अब अंग्रेज आए तो क्या किए? ये अंग्रेज ने जो है संथाल्स को फोर्स किया कि वो जो है राजमहल के तराई में जाकर सेटल हो जाए। ठीक है, अब ये संथाल्स के लिए एक एरिया भी डिमार्केट किया गया था इन ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसको कहा गया दमन एको। ठीक है, संथाल्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि उनके लिए यही क्षेत्र उपयुक्त है और यहीं पे वे अपना खेती करें और आराम से लाइवलीहुड
अपना गुजर बसर करें, ठीक है। लेकिन जल्द ही संथाल्स को ये रियलाइज हो गया कि उन्हें जंगल के जो सूखे वाले क्षेत्र हैं उसमें जबरदस्ती रहने के लिए मजबूर किया गया है और उनके कम्युनिकेशन आवाजाही पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है। और तो और अंग्रेज जब इनके लैंड में इनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस के यूज करने में जब हस्तक्षेप करने लगे तो संथाल्स जो है वो विद्रोह करने उठ खड़े हुए, ठीक है। और ये रिवोल्ट जो था केवल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि सभी दीकूज जो भी आउटसाइडर्स थे, चाहे वो पुलिस हो, जमींदार्स हो, मनी लेंडर्स हो, ठीक है, उन सभी के अगेंस्ट ये संथाल विद्रोह किया गया था। और बेसिकली ये जो टर्म दीकूज था आउटसाइडर्स के लिए, इसको यूज करने वाले भी ये संथालसी थे, ठीक है। इनके लीडर्स थे सिद्धू कान्हू भैरो, ठीक है। अब इसका क्या परिणाम रहा, तो इस मूवमेंट को तो ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाकर इसको दबा दिया और जो भी इसके लीडर्स थे, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन इनकी जीत इस चीज में हुई कि एक नया संथाल परगना बनाया गया, जिसमें कि भागलपुर और बीरभूम के करीब 5500 स्क्वायर माइल्स को काटकर अलग किया गया और एक नया संथाल परगना बनाया गया, स्पेशली इन संथालिस के रहने के लिए, और इनके क्षेत्र में कोई इंटरफेयर ना कर सके, इसलिए इन्हें एक सेपरेट क्षेत्र दिया गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। यहाँ पे हम लोग का ये ट्राइबल, सिविल और पेजेंट अपराइजिंग खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच। अच्छे से फोकस के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। आप ठीक है, ये आपके स्टडी में बूस्टर डोज का काम करेगा। क्लियर है? ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।